वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज हो गई है 15 मई 2020। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साल वन कछुआ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। IUCN की लाल सूची में वुलनरेबल है, ये मतलब सुभेद श्रेणी में इसको रखा गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में जगह मिली है। कौन सा करेक्ट है इसमें? साल वन कछुआ। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड है, ये मतलब गंभीर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सॉरी, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। वुलनरेबल या सुभेद नहीं है, तो एलिमिनेट करिए इसको। बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में इसको जगह मिली है, तो 1 और 3 सही है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ पर है 2। तो साल वन कछुआ जो है, इनको देखिए, एलोंगेटेड टोर्टोइज और येलो टोर्टोइज के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है, इसलिए तीसरा करेक्ट है। और दूसरा गलत है, क्योंकि IUCN की लाल सूची में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो 2 सही नहीं होगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की प्रस्तावित परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा सही होगा इनमें। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। कंपनी के टर्नओवर को एक नवीन मापदंड के रूप में जोड़ा गया है। और MSME की 3 श्रेणियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को घटाकर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है, तो केवल 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2। तो MSME की नवीन परिभाषा के मानदंड क्या कहते हैं? निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच अंतर को समाप्त किया गया है। निवेश सीमा को संशोधित किया गया है। कंपनी के टर्नओवर को मापदंड के रूप में जोड़ा गया है। और MSME को की अभी भी 3 श्रेणियां जो हैं वो हैं बरकरार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, इसलिए तीसरा सही नहीं है। हालांकि नवीन परिभाषा के लिए अभी आवश्यक कानूनों में संशोधन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को वर्ष 2020 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? कौन सा हवाई अड्डा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा? क्या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली भारत है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक बेंगलुरु भारत का, या लॉस एंजलिस हवाई अड्डा USA, या फिर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर? तो देखिए, इंडिया का नहीं है इसमें, US का भी नहीं है, यह है सिंगापुर का हवाई अड्डा। नाम क्या है इसका? चांगी हवाई अड्डा। तो देखिए, वर्ष 2020 के लिए सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार, कितनी बार? 8वीं बार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। और वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हवाई अड्डों के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। और इसके लिए वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाता है, और इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डों को शामिल किया जाता है। अब जो इंडिया का केम्पेगौड़ा है, कर्नाटक बेंगलुरु का, उसको क्या मिला है? देखिए, बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत एवं मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, वेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, उसको चुना गया है। और विश्व स्तर पर कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। देखिए, विगत 4 वर्षों में तीसरी बार है जब बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत एवं मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो चांगी हवाई अड्डा विश्व स्तर पर नंबर 1 है, और मध्य एशिया और भारत का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक बेंगलुरु भारत। क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है? क्या है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन? दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच परमाणु हथियारों की कमी की दिशा में कोई संधि है क्या? इसरो द्वारा चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की भविष्य की कोई योजना है क्या? भारतीय सेना की युद्ध से निपटने की दिशा में विकसित कोई प्रणाली है? या फिर कोरोना वायरस के विपरीत शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोई यूनानी प्रणाली है? यह है भारतीय सेना की युद्ध से निपटने की दिशा में विकसित प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 2011 के संसद आतंकवादी हमले के बाद
भारतीय सेना को आक्रामक प्रतिक्रिया करने में बहुत अधिक समय लगा। संसद पर हमले के बाद सैनिकों की तीव्र आक्रामक गतिशीलता बढ़ाने की दिशा में भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2004 में कोल्ड स्टार्ट के सिद्धांत को तैयार किया गया। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, यह है कोल्ड स्टार्ट जो इंडियन आर्मी से संबंधित है, और जो एक है न्यू स्टार्ट वो किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच परमाणु हथियारों की कमी की दिशा में एक संधि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पिरुलिना के संदर्भ में कौन सा सत्य है? देखिए, स्पिरुलिना एक ऐसा जीव है जो केवल खारे जल में बढ़ता है। यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, जिसे अक्सर नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछली घर और मुर्गी पालन उद्योगों में भोजन के पूरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो स्पिरुलिना के संदर्भ में यहाँ सारे के सारे 3 तो करेक्ट हैं। डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी करेक्ट है। पहला गलत है, क्योंकि ये खारे जल में भी रह सकता है, ऐसा नहीं है केवल ही खारे जल में रहेगा, ये खारे नॉर्मल दोनों में। तो देखिए, स्पिरुलिना एक ऐसा जीव है जो ताजे एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है, ऐसा नहीं है केवल खारे में। ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, जिसे अक्सर नीले हरी शैवाल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछली घर और मुर्गी पालन उद्योगों में भोजन के पूरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखिए, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना है, और इसका उपयोग आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी V विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो B करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है, लेकिन A इनकरेक्ट है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो देखिए, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी B विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के माध्यम से की गई है। B विद्यावती 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी हैं। इस संबंध में जारी आदेश क्या कहता है? देखिए, भारतीय पुरातत्व संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत, यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है, इससे कोई उचित नहीं है, इसको हटा दीजिए इस लाइन को। देखिए, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन है। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। 7वां प्रश्न है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यह केवल NTPC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, और इसे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। और ये NTPC है, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड है, केबल नहीं है, केवल ये 4 हैं इसके अंदर, चार का संयुक्त उपक्रम है, 2 का नहीं है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों कौन कौन है वो 4? NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कुशल और परिवर्तनकारी समाधानों द्वारा बाजार तक पहुंच बनाकर सभी हितधारकों को सफलता प्राप्त करने में मदद करना है। तो 4 लोग हैं इसमें, 3 नहीं हैं। 4 संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, 4 संस्थाओं का संयुक्त उपक्रम है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकारों के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं? राज्य का अपना कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा और केंद्र से प्राप्त अनुदान। तो देखिए, चारों के चारों राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
तो राज्य सरकारों के राजस्व का अधिकांश भाग जो है मुख्यतः 7 प्रमुख स्रोतों से आता है। एक तो है जीएसटी, स्टेट लेवल का जीएसटी, राज्य का जीएसटी, एसजीएसटी जिसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, मतलब मूल्य वर्धित कर, मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद पे। तीसरे स्थान पर आता है राज्य उत्पाद शुल्क, मेनली लगता है लिकर पर, विस्की दारू पर। आगे देखिए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क हो गया, वाहन शुल्क हो गया, वाहन कर मतलब विद्युत कर हो गया, और राज्य के अपने गैर कर राजस्व, ये सभी। शुरू के 3 याद रखिए, एसजीएसटी, वैट और राज्य उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत 1970 में की गई थी। इसने पुलिस के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद को प्रतिस्थापित किया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने इसके तहत राष्ट्रीय पुलिस मिशन का सृजन करने का निर्णय लिया था। करेक्ट हैं तीनों के तीनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये क्या स्लो मोशन हो रहा है? चलिए तो देखिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत 28 अगस्त 1970 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसने पुलिस के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद को प्रतिस्थापित किया था। और 2008 में भारत सरकार ने देश में पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से बीपीआरडी के तहत राष्ट्रीय पुलिस मिशन, नेशनल पुलिस मिशन के सृजन का निर्णय लिया था। 10वां प्रश्न है, पुटुकली के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, यह टोडा जनजाति का एक पारंपरिक पोशाक है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार की शॉल है, और इस शॉल में जो कढ़ाई होती है उसे टोडा भाषा में पोहर कहा जाता है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पुटुकली टोडा जनजाति का एक प्रमुख पारंपरिक पोशाक है, मतलब एक विशिष्ट शॉल है। इस शॉल में जो कढ़ाई होती है उसे टोडा भाषा में पोहार कहा जाता है, और यह कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, और इसमें रूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिज़ाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले, कभी कभी नीले धागे का प्रयोग किया जाता है। तो 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।